गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं रितेश कुमार, शासकीय नवीन महाविद्यालय चांदनी बिहारपुर सूरजपुर से समाजशास्त्र विभाग से। आज हम लोग बीए पार्ट 2 पेपर 1 चैप्टर 2 को अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं आज के इस सेकेंड चैप्टर में कौन से चैप्टर हैं और उसका आज हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे आप लोग को मालूम होगा कि जो बीए पार्ट 2 का जो सेकेंड पेपर है वह जनजातियों पर बेस्ड है। तो देखिए, हम लोग का जो चैप्टर है उसका नाम है जनजाति की अवधारणा, जनजाति तथा जाति, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइब्स, ट्राइब एंड कास्ट। ये हम लोग का चैप्टर का नाम है। तो जनजाति आप लोग जानते होंगे किन्हें कहते हैं। वैसे लोग जो सभ्य समाज से बिछड़े हुए हैं, जो जंगलों में, गुफाओं में, कंदराओं में, जंगलों में और सुदूर क्षेत्र में निवास करते हैं, उनको जनजाति कहते हैं। और जाति वे हैं जो एक सभ्य समाज के बीच में रहते हैं। इन्हीं टॉपिकों को आज हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। तो सभ्यता के विकास के आधार पर यदि सभी मानव समाजों को हम देखें तो 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, है ना। जब सभ्यता का विकास हो रहा था तो उस आधार पे हम देखें तो 3 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हम देखें तो जनजातीय समाज, दूसरा ग्रामीण समाज और तीसरा आपका आता है नगरीय समाज, है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पे आप ठीक है। जनजातीय समाज, ग्रामीण समाज और नगरीय समाज कहा जाता है। अर्थात हम देखें तो आज सभी समाजशास्त्री यह मानते हैं कि केवल नगरीय और ग्रामीण समाजों को समझ लेने से ही मानव समाज का विकास के स्तरों तथा किसी समाज के संस्कृति और प्रारंभिक रूप को नहीं समझा जा सकता है ना। अर्थात हम सिर्फ ग्रामीण और नगरीय समाज को अध्ययन कर लेने से हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं होगा। उसके लिए हमें जनजातियों का भी अध्ययन करना होगा, है ना। अर्थात जो प्रारंभिक समाज था, तो प्रारंभिक समाज में ही आपके आते हैं जनजातीय, तो उनको हमें अध्ययन करना अति आवश्यक है। ठीक है। तो आज हम जिन विश्वासों, संस्थाओं और मूल्यों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनके मौलिक और सरलतम रूप समझने के लिए हमें जनजातीय समाज को समझना आवश्यक है। ठीक है, समझ रहे हैं। अर्थात जो हम आज विश्वास, संस्था और मूल्यों के बीच अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अर्थात जिस स्थान पर, जिस सभ्यता में हम रहते हैं, है ना, उसकी मौलिकता और सरलतम रूप को समझने के लिए जनजातीय समाज को समझना हमें अति आवश्यक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि उसी जनजातीय से ही आज हम विकास करते करते एक सभ्य समाज के रूप में यहाँ तक पहुँचे हैं, है ना। अर्थात यदि हम ग्राम में पहुँचे हैं और नगर में पहुँचे हैं तो इसके पीछे और भी
बहुत सारे कारण हैं, है ना। जैसे हम देखें तो मनुष्य पहले जंगलों में ही रहते थे, जंगलों में ही निवास करते थे। तो हमें यहाँ तक जो जंगलों में रहने से आज नगरी में रहने का जो सफ़र तय किया है, जो विकास किए हैं, उनका हमें अध्ययन करना होगा। तो हम लोग सर्वप्रथम जनजाति को अध्ययन करेंगे, है ना। तो जनजातियों की संस्कृति को अध्ययन करना होगा हमें, उनकी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को, जनजाति धर्म को, जनजाति कानून को और समस्याओं को अध्ययन करना होगा। तो इन सभी जो टॉपिक्स थे, जनजाति संस्कृति, सामाजिक आर्थिक व्यवस्था, धर्म, कानून और समस्याओं का अध्ययन करने वाले विज्ञानों को ही हम मानव विज्ञान, मानव शास्त्र अथवा जनजातीय समाज का समाजशास्त्र कहते हैं, अर्थात सोशियोलॉजी ऑफ ट्राइबल सोसाइटी के नाम से जानते हैं। तो मानव के विकास के इतिहास को स्पष्ट होता है कि मानव हजारों वर्ष में विकास की एक लंबी प्रक्रिया से गुजरते हुए वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि मनुष्य जो है वो बंदर प्रजाति के हैं। तो जो बंदर प्रजाति के हैं, तो उस बंदर से आज मनुष्य जब बने हैं तो हजारों वर्ष लगे होंगे और एक लंबी प्रक्रिया से गुजरकर वर्तमान अवस्था तक पहुंचा है। और एक लंबे समय तक मानव जंगलों और पहाड़ों में भटकता हुआ जानवरों का शिकार और फल फूल के द्वारा अपने उदर पूर्ति करता रहा है। अर्थात हम देखें तो जो मानव है वह जंगलों में, पहाड़ों में और जानवरों को शिकार करके और फल फूल खाकर अपनी उदर पूर्ति करता था। अर्थात जो भोजन है वह शिकार के माध्यम से और फल फूल के माध्यम से पूर्ति करता था। और गुफाओं और घने वृक्षों की ही उनका आवास थे। जैसे हम लोग जानते हैं कि आदिम लोग के पास वस्त्र तो नहीं थे, तो वे जो वृक्ष होते हैं उसके बड़े बड़े पत्तों का प्रयोग करके अपना तन को ढकते थे और वृक्षों को ही काट कर उनका अपना आश्रय बनाते थे, निवास स्थान बनाते थे, घर बनाते थे। लेकिन कृषि का आविष्कार और पशुपालन का आरंभ होने से विभिन्न मानव समूहों ने अस्थायी रूप से किसी विशेष भूभाग पर रहना आरंभ किया, है ना। अर्थात हम देखें तो जब कृषि का आविष्कार होने लगा और पशुपालन का आरंभ होने लगा तो वे एक अस्थायी स्थान रखने लगे, एक जगह स्थिर रहने लगे और स्थिर रहने के साथ ही वे एक अस्थायी कृषि करने लगे, है ना। और अस्थायी कृषि करने के साथ ही एक विशेष भूभाग पे भी रहना आरंभ कर दिए। इस तरह से हम देखें तो एक समूह में भी रहना प्रारंभ किए, जबकि अनेक मानव समूह जंगलों, पहाड़ों और दुर्गम क्षेत्रों में रहने के कारण एक सरल जीवन व्यतीत करते रहे, है ना। अर्थात जब सभ्यता का विकास हो रहा था
और कृषि का आविष्कार हुआ, पशुपालन आरंभ होने लगा, तो बहुत सारे मनुष्य जो तो वो विकास करके आगे चले गए। और इसी में बहुत सारे ऐसे व्यक्ति थे जो समूह में, जंगलों में, पहाड़ों में और दुर्गम क्षेत्रों में रहना अच्छा माना, और वे एक सरल जीवन व्यतीत जंगलों में ही करने लगे। तो इन्हीं सरल समाजों को हम जनजाति समाज भी कहते हैं। जनजाति में यदि आप देखें तो उनका जीवन एक सरल और सिंपल रहता है। उनका जीवन बहुत अधिक चकाचौंध की नहीं होती है, सरल होता है, साधारण। समझ रहे होंगे आप लोग। जहां तक भारत का संबंध है, यहां समय समय पर एक दूसरे से विभिन्न संस्कृति आने वाले मानव समूहों के बीच संस्कृति विशेषता का आदान प्रदान होता रहा है ना। अर्थात यदि हम देखें तो जो संस्कृति है वह सभ्यता में और पिछड़े सभ्यताओं में भी पाया जाता था, और इसी मिश्रण के एक समन्वित भारतीय संस्कृति का विकास हुआ है ना। जब मिश्रण हुआ उसी में जो है आपका संस्कृति का विकास भी हुआ है। ठीक है। यदि हम साधारणतः जनजाति का अर्थ देखें तो कहता है कि जिनका जीवन रीति रिवाज और व्यवहारों के तरीके बहुत आदिम अथवा आदिकालीन विशेषताओं से युक्त हो, है ना। अर्थात जिनका जीवन रीति रिवाज और व्यवहार के तरीके बहुत आदिम, मतलब वो प्राचीन हो, पुरानी हो और आदिकालीन विशेषताओं से युक्त हो। इसी कारण हम देखें तो भारत में 1891 की जनगणना में वेंस महोदय ने घने जंगलों, पहाड़ों, पठारी क्षेत्र, मरुस्थलों और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले समुदायों को वन्य जाति अथवा जंगली जाति के नाम से संबोधित किया। जो बेंज महोदय थे उन्होंने 1891 की जनगणना के अनुसार वैसे लोगों को बताया जनजाति जो जंगलों में, पहाड़ों, पठारी क्षेत्र, मरुस्थल और दुर्गम स्थानों पर निवास करने वाले लोगों को उन्होंने वन्य जाति अथवा जंगली जाति के नाम से संबोधित किया। और सन 1931 की जनगणना के अध्ययन क्षेत्र जे हट्टन महोदय ने उन्होंने आदिम जाति के नाम से पुकारा, है ना। अर्थात प्रिमिटिव ट्राइबल्स के नाम से भी पुकारे हैं। और एल्विन महोदय जो है, बैरियर एल्विन, उन्होंने आदि निवासी के नाम से या आदिवासी के नाम से भी प्रयोग किया। ठीक है। और जीएस घुरिये महोदय जो थे उन्होंने जनजाति को पिछड़े हिंदू के नाम से संबोधित किया, है ना। अर्थात इनका मानना था कि ये जो जनजाति हैं ये हैं तो हिंदू ही, लेकिन जब विकास हो रहा था, जब सभ्यता विकास कर रही थी, उसमें ये पीछे छूट गए, है ना, पीछे रह गए। इसलिए ये पिछड़े रह गए, और पिछड़े होने की वजह से जीएस घुरिये महोदय जो हैं उन्होंने जनजाति को पिछड़ा हिंदू के नाम से संबोधित किए। बहुत से विद्वान ने इन्हें पिछड़े हिंदू के नाम से ही संबोधित किए।
और अनेक मानव शास्त्री ने जनजाति को घुमंतू आदिवासी तथा पहाड़ी आदिवासी के शब्दों से भी प्रयोग किया है। और भारतीय संविधान के हिंदी अनुवाद में अंग्रेजी के शब्द ट्राइब्स को जनजाति शब्द के द्वारा संबोधित किया गया है। शाब्दिक रूप से जनजाति का तात्पर्य उस समूह से है जो लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व होता है ना। जो जनजाति है उसका हम देखें तो शाब्दिक रूप से जो लोक संस्कृति का प्रतिनिधित्व करते हैं अथवा जिनका जीवन बहुत सामान्य और प्रकृति का होता है ना, अर्थात जिनका जीवन प्राकृतिक से बहुत नज़दीक होते हैं, उन्हीं को जनजाति कहते हैं। तो आज हम लोग जनजाति के परिचय के रूप में देखें। नेक्स्ट क्लास हम लोग और आगे देखेंगे जनजाति का अर्थ और परिभाषा को। तो आप लोग को यदि समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग जनजाति के अर्थ और परिभाषा को देखेंगे, इसी चैप्टर के अगले भाग को। धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू।